हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ये आपकी यूनिट फर्स्ट है एजुकेशनल लीडरशिप और आपका चैप्टर फर्स्ट है शैक्षिक नेतृत्व, अर्थ, कार्य एवं प्रकार। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स के साथ नहीं तो एटलीस्ट बेस्ट फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करें, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम इसे बुक से पढ़ाएंगे, पर आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा जो बुक में लिखा है बिल्कुल सेम एज वैसा ही पढ़ाएंगे। तो इसलिए पूरा ही वीडियो देखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स समझ में आए और जिससे आप अच्छा कर पाएँ अपने पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका नेतृत्व का अर्थ। आप वीडियो को पॉज करके जो नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको बताया गया है कि व्हाट इज़ लीडरशिप। तो लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, लीडरशिप कैसी होती है। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। आप उसे ज़रूर एक बार देखें। क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार एक नेता कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्तियों अथवा वर्ग द्वारा सहायता के उपलब्ध स्रोतों के रूप में पहचाना जाता है। इसमें फर्स्ट थिंग ये है कि जो लीडरशिप होती है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है, वो व्यक्तियों के लिए होती है या व्यक्तियों के समूहों के लिए होती है। मतलब कि उसमें एक से अधिक व्यक्ति ज़रूर होते हैं। मतलब कि कोई भी इंसान ऐसा इंसान खुद को लीडर नहीं कह सकता है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही सहायता उपलब्ध करने के रूप में पहचाना जाता हो। वही व्यक्ति लीडर है जो एक व्यक्तियों के समूह के द्वारा जाना जाए कि ये हमारी सहायता करेगा। नेक्स्ट है आपके इसमें कुछ विशिष्ट कौशल हैं प्रभावशाली नेतृत्व में। जैसे कि फर्स्ट है आपका मिलनसारिता। ऑब्वियस है कि अगर आप एक लीडर हैं तो आप में मिलनसारिता यानी सोशेबिलिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों से मिलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आप कैसे उनका सोल्यूशन करेंगे। तो ऑब्वियस है कि एक लीडर में मिलनसारिता ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता, मतलब इंटेलिजेंसी। एक लीडर वही होता है जो बुद्धिमान हो, क्योंकि अगर एक एवरेज ही बुद्धि है तो फिर उसे एक समूह द्वारा अपना लीडर क्यों ही बनाया जाएगा। कैसे इंसान को जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके उसी को वो लीडर बनाना पसंद करेंगे। इसीलिए एक लीडर में बुद्धिमत्ता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वास। एक लीडर में आत्मविश्वास भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान स्वयं पर विश्वास ना करता हो वो किसी और पर विश्वास क्यों ही करेगा और दूसरे उस पर क्यों विश्वास करेंगे। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लीडरशिप। नेक्स्ट है अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। एक लीडर में अनुकूलनशीलता ज़रूर होनी चाहिए, जिससे वो समझ सके कि जैसी परिस्थिति है उसमें खुद को अडेप्ट कर सके। क्योंकि अगर लीडर खुद परिस्थिति से अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो वो दूसरों के लिए कैसे एग्जाम्पल सेट करेगा। नेक्स्ट है जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी लें कि हाँ, हम ये काम अच्छे से करके देंगे, तभी तो लोग आपको अपना लीडर मानेंगे। नेक्स्ट है आपका विश्वसनीयता। लीडर ऐसा होना चाहिए जिस पर लोगों का विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब आप यानी उसने कुछ ऐसा किया हो जिससे लोगों का विश्वास बने, कुछ कहा हो, वो वादे पूरे किए हों, कुछ बात कही हो, वो किया हो, तभी तो लोगों में विश्वास बनेगा। इसलिए एक लीडर में विश्वसनीयता भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है पहल शक्ति। लोग उसी को अपना लीडर चुनते हैं जो उनके लिए इनिशिएटिव ले सके। ऐसे इंसान को वो लीडर क्यों ही चुनेंगे जो उनसे खुद कहे कि जाओ जाओ तुम आगे जाओ, फिर बाद में हम आते हैं। लीडर का मतलब ही है जो उन्हें लीड कर सके। लीड करने के लिए इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए पहल शक्ति होनी चाहिए। सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एक लीडर में क्रिएटिविटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि इंटेलिजेंसी, क्योंकि जब वो क्रिएटिव होगा तभी वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्रिएटिव तरीके से ढूंढ पाएगा। नेक्स्ट है सहयोग। उसका नेचर हेल्पिंग होना चाहिए, मतलब हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। क्योंकि अगर एक लीडर है और वो दूसरों की हेल्प करना ही नहीं पसंद कर रहा है
तो ऐसे लीडर का किस किस काम का, तो ऑब्वियस है कि उसमें लीडरशिप में हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विद्वता, ये भी आपका इंटेलिजेंसी से ही मिलता जुलता है। और नेक्स्ट है जोखिम उठाना, लीडर ऐसा होना चाहिए जो जोखिम उठा सके। और नेक्स्ट है वाचिक स्पष्टता, मतलब कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं होगा तब तक लोग उसे अपनी प्रॉब्लम कैसे बताएंगे, और अगर लोग प्रॉब्लम बताएंगे भी तो वो उनकी प्रॉब्लम समझेगा कैसे, इसलिए उसमें वाचिक स्पष्टता भी ज़रूर होनी चाहिए। आगे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें समरी में आपको बता दूं, यही लिखा हुआ है कि जो लीडर होता है उसके लोग फॉलो करते हैं। जिस तरह गांधी जी थे, गांधी जी पूरे देश के लीडर थे, उन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश को लीड किया था, मतलब जिसको भी स्वतंत्रता चाहिए थी उस हर इंसान को गांधी जी द्वारा लीड किया गया, क्योंकि वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मेन लीडर थे। अगर आपके हिसाब से पर्सपेक्टिव है गांधी जी का, आप ऐसा भी हो सकता है और भी लोग थे, लेकिन मेन लीडर उन्हीं को माना जाता है, क्योंकि सारे मुद्दे उन्होंने ही उठाए, मतलब और लास्ट तक उठाए, भारत की आज़ादी तक। तो इस वजह से इसमें आपको गांधी जी का एग्जाम्पल दिया गया है, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने हाईलाइट कर रखा है कि नेतृत्व में हमेशा अनुयायित्व को जन्म देता है, मतलब नेतृत्व में फॉलोअर्स जरूर बनते हैं। जब कोई लीडर होगा वो लीडर तभी इफेक्टिव है जब उसके फॉलोअर्स हैं, तो इसीलिए जो लीडरशिप है वो हमेशा फॉलोअर्स को जन्म देती है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। अब हम इसमें जानेंगे कि एजुकेशनल लीडरशिप क्या होती है। अभी तक हमने सिर्फ लीडरशिप को जाना, अब हम एजुकेशनल लीडरशिप जानेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है हम लोग बीएड कर रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो हर चीज़ यहाँ पर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से तो होगी ही। तो लीडरशिप भी अब हम जानेंगे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे लीडरशिप क्या होती है, ये तो हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि एजुकेशन क्या है, ठीक है, पेडागॉजी क्या है। तो पेडागॉजी क्या होती है, बेसिकली एक नाउन है जो ये बताती है कि शिक्षण कैसा होना चाहिए। यही तो होता है हमारे यहाँ, बताया जाता है हमें कि कैसे शिक्षण करना चाहिए, शिक्षक कैसे होना चाहिए, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके द्वारा अपनाई गई विधियाँ कैसी होनी चाहिए, किस हिसाब से कैसी विधि होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पेडागॉजी। अब बात करते हैं लीडरशिप। और लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप है एक संगठन में या फिर एक व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध समझना, मतलब सहायता के उपलब्ध स्रोत के रूप में पहचाना जाना। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हम कहेंगे एजुकेशनल लीडरशिप क्या है, जब शैक्षिक संगठन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको हम अपनी सहायता का स्रोत समझ सकें, ठीक है, जो शैक्षिक कार्यों में हो, तो उसे हम एजुकेशनल लीडरशिप द्वारा डिफाइन करेंगे और उसे हम कहेंगे अपना पैडागॉजिकल लीडर। और पैडागॉजिकल लीडर कौन होता है, अगर हम एक पूरे कॉलेज में देखें तो प्रिंसिपल या मैनेजर होता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरे कॉलेज को लीड कर रहा है। लेकिन जब हम क्लास की बात करते हैं तो हमारी क्लास में बच्चों का लीडर कौन है, जी हाँ, बच्चों का लीडर है टीचर, क्योंकि वही क्लास में बच्चों को लीड करता है। इसीलिए तो हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, जिससे हम एक टीचर के रूप में अच्छे लीडर साबित हों। ये आप इसमें लिखा हुआ है कि शैक्षिक नेतृत्व का वर्णन रॉबिन्सन, लॉयड और रोने ने ऐसे किया है कि शैक्षिक नेतृत्व निर्देशात्मक रूप में है, मतलब इसे निर्देशात्मक रूप में हमेशा कई साल तक ऐसे माना गया कि जो शैक्षिक नेता होता है वो निर्देशात्मक रूप से होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन रूप देता है। लेकिन शैक्षिक नेतृत्व शिक्षण और सीखने के समर्थन के बारे में है, जो अध्यापन एवं अध्ययन की सहायता करता है। मतलब जो एजुकेशनल लीडरशिप है वो हमें लर्निंग और टीचिंग में सहायता करती है, तो हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता। सो द नेक्स्ट इज शैक्षिक नेतृत्व की आवश्यकता, नीड ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। अगर कोई चीज़ लाई गई है तो ज़रूर उसकी कोई ना कोई ज़रूरत होगी, तो इसमें हम ये जानेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी एजुकेशन में लीडरशिप की, मतलब एजुकेशनल लीडरशिप की क्या ज़रूरत थी। इसमें पॉइंट्स हैं,
जिन्हें आप समझिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने का, और जैसे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, बस दोबारा एक बार और आप ये वीडियो देखिए और हमेशा के लिए आपको याद रहे, एटलीस्ट पेपर तक तो याद ही रहे। पर अगर आप अच्छे से समझेंगे तो मुझे लगता है आपको हमेशा ही याद रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा हो कि कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की उस बात पे। सो द फर्स्ट हेडिंग इज़ सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा विकास। यानी एजुकेशनल लीडरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समाज में जो परिवर्तन होते हैं उस हिसाब से शिक्षा को विकसित किया जा सके। इसलिए क्योंकि समाज के जो मूल्य हैं, धारणाएं हैं, वो हमेशा बदलती रहती हैं, और इसी हिसाब से हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि जैसे समाज है, उसी हिसाब से हमें अपने शिक्षा के भी उद्देश्य बनाने चाहिए, पाठ्यक्रम बनाना चाहिए और शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए। इसीलिए इन सब को मैनेज करने के लिए एक एजुकेशनल लीडरशिप की ज़रूरत है, मतलब एक पैडागॉजिकल लीडर की ज़रूरत है जो समझ सके कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से शिक्षा का विकास कर सके। शिक्षा का विकास से मतलब है शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, और शिक्षण कि किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, आपने बहुत पढ़ चुके होंगे दोनों सेमेस्टर में कि जो प्राचीन काल में शिक्षा होती थी वो क्या होती थी, टीचर सेंटर्ड होती थी। टीचर को ही सबको समझा जाता था। लेकिन अब जो है, टीचर को अभी भी समझा जाता है, पर अब जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है, मतलब बच्चों के हिसाब से होती है। उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा जाता है ना। तो उस हिसाब से जिस तरह ये परिवर्तन हुआ है, तो इस परिवर्तन को समझने के लिए और समाज और शिक्षा में एक विकसित संतुलन रखने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है। तो वही है हमारा एजुकेशनल लीडरशिप की नीड। नेक्स्ट है आपका सामूहिक कार्यक्रम में समन्वय। देखो, सामूहिक कार्यक्रम जैसे कि हमारे यहाँ 15 अगस्त, 26 जनवरी या और कोई जैसे 2 अक्टूबर या 14 नवंबर, इन सब जो चीज़ों को जैसे कि हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें जब हम कुछ करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें एक अच्छी कम्युनिकेशन होना चाहिए सभी के बीच। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि सभी टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ को लगता है अरे ठीक है ना। तो इन टीचरों के बीच में हम कैसे उसको समन्वय बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक लीडर की ज़रूरत पड़ेगी जो इन सब के बीच बना सके समन्वय। इसलिए एजुकेशनल लीडरशिप की ज़रूरत है। नेक्स्ट है नियोजन व्यवस्था तथा संलग्नता की सफलता। वही बात है इसमें भी, जैसे किसी चीज़ का नियोजन करना, व्यवस्था करना, इसके लिए हमें एक लीडर की ज़रूरत है। अगर हम कॉलेज के ही पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हमें उसमें कोई भी कार्यक्रम को आयोजित करना है तो हमें एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है ना। उसी प्रकार अगर हमको कोई नई व्यवस्था लानी है तो उसमें भी हमें एक लीडर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक नीड है एजुकेशनल लीडरशिप की। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक स्तर पर निरंतर उन्नति। अगर हम चाहते हैं कि शैक्षिक स्तर पर हम हमेशा उन्नत करते रहें, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग उन्नति ही करते रहें, तो उसके लिए भी एक लीडरशिप ज़रूरी है जो अपने सहकर्मियों को भी अवगत कराए। मतलब जो हो रहा है, जैसे कि उन्नति हो रही है, उसे कम्युनिकेट करें अपने सहकर्मियों से, तभी तो उन्नति हो पाएगी। नेक्स्ट है सामाजिकता, सामाजिक जागरूकता तथा कार्यक्रम की प्रवृत्ति का विकास। मतलब कि सामाजिकता का विकास करने के लिए सामाजिक जागरूकता, जैसे कि दहेज प्रथा रोकने के लिए या फिर बाल विवाह रोकने के लिए, खैर अभी तो काफ़ी कम है, लेकिन जिस तरह ये भी एक सामाजिक जागरूकता ही है, तो इनके लिए भी हमें लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक नेतृत्व के कार्यक्षेत्र, मतलब फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। बेसिकली हम इसमें जानेंगे कि एक एजुकेशन लीडर क्या क्या करता है, मतलब क्या क्या किन किन क्षेत्रों में उसका कार्य है। ठीक है,
तो जैसे कि आपको पता है कि ये आपका 3rd सेमेस्टर है यानी ऑड सेमेस्टर है, तो आपका ये पेपर रिटन होने वाला है। तो आप ये पॉइंट समझ सकते हैं और मतलब इन्हें हेडिंग बना के आप अच्छे से इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ का मीन्स कुछ अच्छा लिख सकते हैं, रिलेटेबल लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका कार्यों के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना। जैसे कोई कार्य है तो उसके लिए पहले, जैसे कि आपने पहले भी 2nd सेमेस्टर में बहुत पढ़ा होगा कि उद्देश्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी कार्य के लिए हमें उद्देश्य ही नहीं निर्धारित करेंगे तब तक उसी कार्य करने में मन ही नहीं लगेगा। जैसे कि हम बीएड वाले है ना, हमें अगर प्राइमरी से हटा दिया गया है फ़िलहाल के लिए, तो अब हमारा मन कैसे लगेगा अच्छे से। बहुत सारे आप लोगों का नहीं लग रहा होगा मन अब, तो मन को लगाइए, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है और हमें हर चीज़ में अपना 100% देना चाहिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसे अच्छे से ही करना चाहिए। तो वही बात है कि अगर हमारा उद्देश्य निश्चित हो जाएगा तो हम उस कार्य को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो एक लीडरशिप में क्या होना चाहिए, कार्यों के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए कि अगर हम ये कार्य कर रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य है। जैसे कि यहाँ भी हमने बताया कि एक क्लास में टीचर ही बच्चों का लीडर होता है, तो है ना, तो उसे भी हम एजुकेशनल लीडर कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वो जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ पढ़ा रहा है और साथ में वो ये बताता है कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ है, जैसे कि आप दुकान में गए सामान लेने, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। आपने 100 रुपये दिए, 72 रुपये का सामान है, तब आप समझ सकते हैं कि आपको कितने रुपए उसे देना चाहिए। जब ये बातें आप बच्चों को बताएंगे तो ऑब्वियस है कि बच्चों में कार्य को करने के लिए ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए एक लीडर का काम ये भी है कि वो कार्यों के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करे। तो आप ये हेडिंग डालिएगा और आराम से इसमें ये 2-4 लाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नीति निर्धारण करना। किसी भी कार्य करने के लिए नीति निर्धारण करना। हाँ, जैसे कि हमारी एनसीटीई ने अभी नीति निर्धारित की थी, अभी कुछ और ही नीति निर्धारित करने का मन है, तब कुछ और निर्धारित करने का मन था। ऐसी नीति प्लीज़ ना निर्धारित करिएगा आप एज अ टीचर, कोशिश करिएगा। तो जैसे कि आपका है नीति निर्धारण करना, इसमें क्या है, आप किसी चीज़ की नीति निर्धारित कर सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है और इसका क्या प्रोसेस होगा। तो ये भी एक लीडर का काम है। नेक्स्ट है कार्यों का निश्चय करना, मतलब कार्य कैसा होना चाहिए, किसके द्वारा होना चाहिए, इस चीज़ का निश्चय करना। नेक्स्ट है आपका प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय करना। तो प्रशासन से कार्य दिए जाते हैं और उनके ढांचे जो हैं, जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें और उन कार्यों में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका प्रभाव का मूल्यांकन करना, जो किया है उसका क्या रिजल्ट आया है इसका भी मूल्यांकन करना। शिक्षा है तो सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। जैसे मैंने बताया था कि एजुकेशन जो है वो सोशल समाज का ही एक हिस्सा है, मतलब समाज के द्वारा ही हम उद्देश्यों का निर्धारित करते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो ऑब्वियस है कि हमें सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और उसके लिए हमें एक लीडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस लीडर का कार्य है कि वो शिक्षा के लिए सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करे। नेक्स्ट है सामाजिक शैक्षिक सामानों का उपयोग करना। एक लीडर को सामाजिक शैक्षिक सामानों का उपयोग करना आना चाहिए। नेक्स्ट है समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना। ऑब्वियस है कि समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे के पेरेंट्स से या उसके जो गार्जियन हैं उनका भी उसे सहयोग प्राप्त हो, क्योंकि टीचर अकेला ही तो सब कुछ नहीं कर सकता। अगर उनका भी सहयोग प्राप्त हो जाएगा तो जो रिजल्ट होंगे वो इफ़ेक्टिव होंगे। इसलिए समाज के व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके हैं, अगर आप इनको पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट था, वैसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मतलब इसमें ये बताया गया है कि शैक्षिक नेता के जो कार्य हमने बता दिए उस हिसाब से उसे क्या क्या कार्यों में शामिल होना चाहिए। तो जैसे सीखने के अध्ययन केंद्रित नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, मतलब उसका नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो सीखने के अध्ययन को में केंद्रित हो, बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हो। नेक्स्ट है सामग्री दृष्टि और गतिशीलता का प्रारूप। सामग्री दृष्टि मतलब टीचर ऐसा होना चाहिए जो टीचिंग एड्स है उनसे उपयोग कर सके। सबसे पहले तो उसे खुद उपयोग करना आता हो, फिर उसे ये पता हो कि किस तरीके से उपयोग करना है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, और डायनेमिक तो होना ही चाहिए। फिर है आपका व्यावसायिक शिक्षण समुदायों का विकास करना। ऑब्वियस है, अगर आप एक लीडर हैं तो आपको व्यावसायिक शिक्षण समुदायों का विकास करना ही चाहिए। नेक्स्ट है वैचारिक नेतृत्व प्रदान करना, और है आपका प्रबंधन में परिवर्तन के लिए समर्पण प्रतिबद्धता।
बकाया अध्ययन के लिए वातावरण निर्मिति, अब जो छूट जाता है उसके लिए भी कुछ रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका छात्र एवं शिक्षक की अध्ययन जिज्ञासा के लिए सहयोगात्मक संस्कृति का निर्माण करना। अब इसमें छात्र एवं शिक्षक आ रहा है तो हम लीडर कुछ और किसी और ही को देख रहे हैं, जैसे कि मैनेजर या प्रिंसिपल या कोई और संस्था का लीडर। नेक्स्ट है आपका विज्ञान, शिल्प एवं कला अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि आजकल तो टीचर बस रटाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो रटाने की बजाय इन सब चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित करना। अध्ययन में विज्ञान, शिल्प तथा कला पर लक्ष्य केंद्रित करना, सेम लिख गया है। अध्ययन में सुधार करने हेतु आवश्यक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो ये आपके 10 पॉइंट्स थे। फिलहाल हम यहीं पर अपनी क्लास ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर थोड़ा सा बचा है जिसको हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।